नमस्कार, मैं हूं अन्नी अमृता और आप टीवीसी गपशप देखना शुरू कर चुके हैं। और आज के मेहमान बहुत खास हैं। आज के मेहमान हैं झारखंड के प्रथम सीएम बाबूलाल मरांडी जी। सर, आपका स्वागत है। और जैसा कि सभी जानते हैं कि बाबूलाल मरांडी जी को हाल ही में झारखंड प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष चुना गया है। आपका बहुत स्वागत है टीवीसी गपशप में। और सर, हम टीवीसी गपशप में राजनीतिक बातें करते हैं, मगर कुछ ऐसी बातें भी करते हैं जो आप पहले कभी नहीं किए हो। ये हमारी कोशिश रहती है। तो शुरुआत तो हम पॉलिटिकल ही करते हैं आपसे, और कुछ याद दिलाते हैं आपको। आप झारखंड के प्रथम सीएम हैं और लोग कहते हैं, आप तो बहुत विनम्र, आप कहते नहीं, लोग कहते हैं कि जो लकीर आपने खींच दी वो वैसी लकीर कोई खींच नहीं पाया। जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर उस वक्त काम हुआ कि फिल्म स्टार धर्मेंद्र जब यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा कि अरे झारखंड की सड़कें तो कमाल है, 24 घंटे बिजली आती थी। तो वो दौर जो था, उसके बारे में जब आप ये सुनते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं, और क्या फिर कभी ऐसा दौर आएगा? देखिए, मैं इतना ही कहूँगा कि जब हमें अवसर मिला काम करने का, तो मैंने अपने ओर से जितनी हमारे पास सोचने की और करने की क्षमता है राज्य के लिए, तो उस काम को मैंने किया। और जिन बातों को मैं बार बार लोगों से कहा करता हूँ कि लोग सरकार से क्या उम्मीद करते हैं या सरकार का क्या ड्यूटी है पहले, तो उसमें मैं लोगों को कहा करता हूँ कि भाई, एक तो कानून व्यवस्था को ठीक रखना, ये सरकार का पहली ड्यूटी मैं मानता हूँ। तो उस वक्त प्रदेश में जो भी हालत थी, जो कि बिहार से अलग हुआ था, माओवाइस्ट का प्रॉब्लम था, लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी बिगड़ा हुआ था, जो कि बिहार में जिनकी सरकार थी वो हम सबको पता है। मैं यहाँ उसके नामों के बहुत उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ। तो लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना, माओवाइस्ट के क्षेत्रों में उनको फिर जंगलों से खदेड़ना, एक प्रकार से नक्सलवाद एक बड़ी चुनौती थी, काफ़ी हुआ यहाँ पर काम उस वक्त। फिर दूसरा जो मैं विकास के लिए बार बार लोगों को कहता हूँ कि भाई आवागमन की सुविधा हो, तभी हम विकास के बारे में कुछ हम सोच सकते हैं। और उसके लिए सड़क है, नदी नाला पर पुल पुलिया है, तो ये सब चीज़ों को भी मैंने उस वक्त काफ़ी पहले, जिसको क्या कहते हैं, दिन रात लग करके जितना हम कर सकते हैं उतने समय में, तो अपने ओर से वरसक मैंने कोशिश किया। फिर शिक्षा है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, तो इन क्षेत्रों में हमने काम किया। तो ऐसे जो भी विकास के लिए जो करना होता है, जो करणीय काम होता है, तो हमने अपने ओर से पूरी ताकत लगाई। और मुझे लगता है कि उसी चीज़ को लोग याद करते हैं। कोई हमने नए सिरे से कोई नई काम हमने किया, ऐसा कुछ जो मैं कहता हूँ कि आम लोगों की ज़रूरतें हैं। जो मैं एक उदाहरण के तौर पर ही लोगों को कहता हूँ कि हम गांव से जब स्कूल आते थे, तो हाई स्कूल की पढ़ाई मैं गांव से ही रह करके किया हूँ, तो जिस भी रास्ते से जाते थे नदी हमें पार करना पड़ता था पगडंडी के। गिरिडीह में? हाँ, गिरिडीह जिला पड़ता है, गाँव गिरिडीह से 70-80 किलोमीटर दूर है। तो हमने कहा कि भाई, जब हमारे गांव में सड़कें नहीं थे, नदी नाला पुल नहीं था, वैसे ही पूरे झारखंड की हालत थी। तो इसलिए हमने कहा कि ये जो बुनियादी चीज़ें हैं उसको ठीक करना, उसको तैयार करना, तो यानी लोगों को ये सुविधाएं उपलब्ध करना, तभी तो विकास के बारे में सोच सकता है। तो हमने वही काम किया, जो छोटे छोटे काम था उसी को मैंने किया। तो आज सर, जब झारखंड प्रदेश भाजपा का आपको अध्यक्ष बनाया गया है और अगले ही साल चुनाव है, लोकसभा के भी और विधानसभा के भी, बहुत कम समय है, तो आपकी प्राथमिकता क्या है? क्या पार्टी में आप क्या कुछ करना चाहेंगे जिससे ये और मजबूत बने? देखिए, आज के तारीख में मैं कह रहा हूँ कि हम अकेले नहीं, अध्यक्ष जरूर हम बने हैं, लेकिन हमारी पूरी टीम काम करती पार्टी के। और आज मैं कह सकता हूँ कि पूरे, शायद किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास है कि नहीं है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है कि आज यहाँ जहाँ 29,000 जहाँ बूथ है, तो आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी ने 25,000 करीब बूथों, जिसको बोलते हैं, डाटाबेस तैयार कर। और यही नहीं बल्कि देशव्यापी, यहाँ के मैंने बताया, ऐसे तो देशव्यापी 10,000 बूथों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, इस वक्त जो नेता हैं, बूथ अध्यक्षों से हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं रोज। यही आपने गिरिडीह में कहा, जो प्रशिक्षण शिविर हुआ कि बूथ लेवल पर काम करना होगा और जनता की छोटी छोटी समस्याओं को सॉल्व करना होगा, तभी जनता जो है वो प्यार करेगी भाजपा को। तो क्या लगता है
रांडी जी की कुछ गैप ज़रूर आ गया है भाजपा का आम जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच, क्योंकि आपने बूथ पर बहुत जोर दिया। कहीं ना कहीं आप ये महसूस भी कर रहे हो कि जिस वक्त आपको ये जिम्मेवारी दी गई है, बहुत सी चीज़ें चल रही हैं जो मीडिया में भी आती हैं, आपको भी पता है कि, तो उसको कैसे आप ठीक कर रहे हैं? पाक ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन जो छोटा काम होता है उसको छोटा समझ करके लोग छोड़ देते हैं। अच्छा इसको तो वो करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे। तो इसलिए मैं बार बार लोगों को याद कराता हूँ कि भाई आप ये जो काम है छोटा छोटा, जैसे लोगों से कनेक्ट होना। अगर आप देश के प्रधानमंत्री को आप देखें, आप बहुत साधारण लगता है कि भाई कितने खिलाड़ी जाते हैं ओलंपिक में खेलने के लिए या एशियाड में खेलने के लिए या कॉमनवेल्थ में खेलने के लिए। कुछ एक लोग जाते हैं, कुछ 100 की संख्या में होगी उनकी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री उनसे भी अपने आप को कनेक्ट करते हैं, उन लोगों से भी बात करते हैं। मेडल लाते हैं तब भी बात करते हैं, मेडल नहीं भी लाते हैं, कोई हतोत्साहित नहीं हो तब भी वो लोग बात करते हैं। तो हमारा कहना है कि भाई देश की केंद्र की सरकार, जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, छोटा काम है कि भाई गरीबों को प्रत्येक महीना 5 किलो मुफ्त में अनाज मिल रहा है। तो हम कार्यकर्ताओं से यही कहते हैं कि भाई आप इसको तो देखो, कम से कम गरीबों को सही ढंग से अनाज तो मिल जाए। तो अगर हम उनको बार बार उनको याद दिलाएंगे तो निश्चित रूप से उस ओर ध्यान देंगे। अगर हम उसको ध्यान नहीं दिलाएंगे तो फिर वो ध्यान नहीं देंगे। फिर देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब भी 5 लाख रुपया तक के मुफ्त में इलाज करा सकते हैं। तो हम कार्यकर्ता को कहते हैं कि भाई उनके 5 क्या कहते हैं आयुष्मान उनके कार्ड बन जाए। फिर आप गरीब को बताना कि भाई किन किन अस्पतालों से राज्य सरकार ने उसको जोड़ा है जहाँ उसका लाभ मिल सके। कार्ड नहीं बना तो उसको कार्ड बनवा दो। फिर कार्ड उसी का बनता है जिसका राशन कार्ड में नाम हो, तो राशन कार्ड में छूटा है तो वहाँ राशन कार्ड बना दो। तो ये अगर हम बार बार हम उसको याद नहीं कराएंगे, हम उसको ये समझ करके नहीं ये तो बहुत छोटा काम है, तब तो फिर बाकी सारी चीज़ें छूट जाएगी। तो यही तो सर एक पत्रकार के रूप में हम लोग देख रहे हैं पिछले कुछ समय से, जो पहले नहीं था भाजपा का, आपको ऐसे समय जिम्मेदारी मिली है। हम देखते हैं स्थानीय स्तर पे भी जो भी कार्यकर्ता है, नेता है, वो भी एकदम राष्ट्रीय स्तर से वो एक तरह से नकल करते हैं, वो मंदिर की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, और जो स्थानीय मुद्दे हैं उसको लेकर के वहाँ के जो जिलाध्यक्ष होते हैं या अन्य नेता वो अब नज़र नहीं आते। एक पत्रकार के तौर पर आपसे हम कह रहे हैं कि जो हम लोग देख रहे हैं, जो पहले ये भाजपा की ऐसी स्थिति नहीं थी, और आज के समय में आप बूथ की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप ये फील करते हैं कि कनेक्टिविटी और गैप जो कनेक्टिविटी कम हो गई, ये गैप जो है बढ़ गया है, और आप कोशिश कर रहे हैं कि ये गैप जो है कम हो। तो क्या इस तरह से जो स्थानीय नेता हैं आपके अगर बात मानते हैं और छोटी छोटी समस्याओं को सॉल्व करते हैं, तो इस 1-1.5 साल में क्या वो भर पाएंगे जो गलतियां अभी तक बिल्कुल भरेंगे। मैंने कहा कि यही नहीं है, वो एक काम है, बाकी फिर जन समस्याओं को लेकर के आवाज़ उठाना ये पॉलिटिकल पार्टी का काम तो है ही। ये सब चीज़ें तो ये सारी चीज़ें दोनों काम हम सब लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई यही काम करते हैं। क्योंकि चुनौती है कि ये भाजपा अगली बार लोकसभा और विधानसभा में क्या प्रदर्शन करती है। जो पिछली बार लोकसभा में प्रदर्शन था 12 सीट, और अभी 14 टोटल सीट है, तो 14 की 14 मिले या 12 मिले, 13 मिले, इसके लिए कोई रणनीति बना रहे हैं क्या? देखिए, उसके लिए रणनीति नहीं पार्टी ने पहले से बनाया, बल्कि केंद्र ने पहले से बनाए हुए। जैसे 2 सीटें हम नहीं जीते हैं, राजमहल और चाईबासा, हाँ, 2 सीट सिंहभूम का। तो ये दोनों सीट को लेकर के पहले भी आपने देखा होगा दोनों जगहों पर कार्यक्रम भी हुआ, और भारत सरकार के मंत्री को उन क्षेत्रों में पहले से लगाया गया, और उस क्षेत्र में कई कार्यक्रम हुए। अमित शाह जी भी आए थे, गृह मंत्री देश के जो है, चाईबासा भी आए थे, साहिबगंज में क्या कहते हैं, साहिबगंज वहाँ तक तो नहीं गए थे, लेकिन देवघर आए थे, तो वहाँ के सभी कार्यकर्ता को बुलाया गया था। लेकिन जो मंत्री जी हैं, रेल राज्य मंत्री दानवे जी, तो वो राजमहल भी गए थे, पाकुड़ भी गए थे, साहिबगंज भी गए थे, और आपका यहाँ भी गए थे, चाईबासा भी। और फिर आप देखेंगे उन क्षेत्रों में जो बूथ स्तर पर जो दीवार लेखन होता है, वो सारे काम भी चल रहे हैं। तो इंटरनल बहुत सारे काम होते हैं जिसके बारे में बाहर लोगों को पता नहीं चलता है, और उसको हम लोग को प्रेस को भी ब्रीफ नहीं करते। हम लोगों के प्रयास है कि अगली चुनाव में हम 14 के 14 सीट भारतीय जनता पार्टी जीते। लोकसभा और विधानसभा में सर जैसे हमारे विधानसभा तो उसके बाद हो, हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं लेकिन तैयारी तो दोनों साथ ही चल रहा है। जब हम पोलिंग बूथ की बात कर रहे हैं
तो पोलिंग बूथ पर ही लोकसभा भी है और विधानसभा भी निर्भर करती जैसे कोल्हान जैसे क्षेत्र में जहाँ पिछले विधानसभा में भाजपा का सफाया हो गया, इस तरह की भी कुछ सीट्स हैं। हाँ, तो उस पे क्या कुछ मतलब जैसे कोल्हान का अगर उदाहरण ले लें, जमशेदपुर है वहाँ, चाहे वैसा कोल्हानपुरी क्षेत्र में नहीं, इस समय तो हम लोग लोकसभा को जीतने के लिए उस हिसाब से यार बूथ को मजबूत कर रहे हैं। जब बूथ सशक्त होगा तो हम समझते हैं कि आने वाले कल में जब चुनाव आता है तो फिर उस समय प्रत्याशी बाकी वगैरह के बारे में विचार होती है, फिर कौन चुनाव जीत सकता है, किसको हम जिता सकते हैं, तो उस समय वो सारी चीज़ों के बारे में विचार होती है। इस वक्त तो इतना ही विचार होता है कि भाई हमारा बूथ मजबूत हो, कार्यकर्ताओं की टोली वहाँ खड़ी हो जाए, उसकी हम प्रयास कर रहे हैं। उसके प्रयास क्या कर रहे हैं मैंने उसकी बहुत हद तक आज के तारीख में हमने जैसा कहा ना कि 29,000 बूथ है झारखंड में, और उसमें से 25,000 बूथ करीब डाटाबेस इसको बोलते हैं बिल्कुल तैयार हो गया। और प्रत्येक दिन 1 फरवरी से बूथ अध्यक्षों से हम लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, तो ये भी प्रयासें चल रही है ताकि उसको भी हम लोग चेक कर रहे हैं एक स्तर पर कि भाई हमारा बना वो व्यक्ति ठीक है कि नहीं। मैंने ऐसा तो नहीं है कि कागज़ पर ही है, तो मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल हम लोग लगे हुए। मॉनिटरिंग चल रही। तो आपस में जो एक गैप था, वरीय पदाधिकारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी कई बार मीडिया में मुखर भी हुए कई सारे। देखिए, मैं एक बात कहूँगा कि जब इतना बड़ा विशाल परिवार होता है, जब छोटा सा परिवार होता है, पति पत्नी होते हैं, बच्चे होते हैं, वहाँ तो झगड़े होते रहते हैं। और यहाँ तो इतना विशाल परिवार है जो दुनिया की सबसे बड़ी संगठन है। या झारखंड में भी मैं कहूँगा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है। तो वहाँ पर अगर कुछ 2 लोगों की इधर उधर अखबारों में या कहीं सुनाई देता तो कोई इसको मैंने ऐसा नहीं मानते हैं कि बड़ा अजूबा हो गया, क्योंकि हम लोग पारिवारिक आदमी हैं, घर द्वार में रहते हैं, तो देखते हैं घर में भी कभी पति पत्नी में हो जाता है, बच्चों के साथ हो जाता है, भाइयों के साथ हो जाता है, तो ये सब चलते रहता है थोड़ा बहुत। ट्विटर पर आप काफ़ी सक्रिय हैं और काफ़ी आक्रामक तरीके से मुद्दों को उठा रहे हैं। आपने ये भी आरोप लगाया कि आपको जानबूझकर जो है मुख्यमंत्री के लोग ट्रोल करने के लिए उनके कुछ फॉलोअर्स आपको ऐसी बातें लिखते हैं, काफ़ी अब नाराज़गी भी प्रकट कर। नहीं, मैं तो इतना कहूँगा कि अगर हमने कोई गलत लिखा हो तब उसी में आप हमको लिख सकते हो कि नहीं ये आपने गलत कहा है, तो फिर हम उसको ज़रूर सुधारेंगे। हमने तो उन्हीं बातों को लिखते हैं कि जो दिखता है तो यहाँ गड़बड़ हो रहा है। और अपोजिशन का काम क्या है? सरकार को बताना, पत्र लिखना, ताकि सरकार सचेत हो जाए, सजग हो जाए और उन समस्याओं का समाधान करे। अपोजिशन का तो यही काम है ना, सरकार का काम होता है करना। वो करके बताएंगे कि भाई हमने ये कर दिया। वो कहते हैं कि आप विरोध के लिए विरोध करते हैं, जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर जो अभी एक्ट आया, तो उसमें क्यों विरोध हो रहा है? उसमें हमने विरोध किया साफ साफ। देखिए, उसमें अगर आपने देखा होगा, मतलब किस चीज़ पे विरोध है? जैसे उनकी मंशा पे आपको कोई नहीं, उसी के मंशा पर ही मैंने कहा कि अगर आप अतीत को देख लीजिए, इन्हीं के कार्यकाल में 2-3 एग्जाम हो गए। दोनों एग्जाम में बच्चों ने काफ़ी विरोध किया था। एक तो जेपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था 7 से 10वीं तक का, जो एक बार में किया, तो आपने देखा होगा सीरियल उनका रिजल्ट आया, शायद लाहौरदगा जिला के था। लड़के लोगों ने कहा कि भाई ये गलत हुआ है। पहले तो उन्होंने माना नहीं, बाद में फिर उन्होंने स्वीकारा। उसके बाद जो विज्ञापन में भी उन्होंने कहा था कि ओएमआर सीट को हम जारी करेंगे, लेकिन आज तक उन्होंने जारी नहीं किया। नहीं, कोई तो दाल में तो कुछ ना कुछ काला है। भाई आपको क्यों जारी करने में आपको क्या परेशानी? तो ये जो मतलब आपका विरोध, वही थोड़ा सा समझाना चाहेंगे आप? नहीं, वही बात मैं आगे समझा रहा हूँ ना, वही आगे समझा रहे ताकि आप समझ सके, यानी लोग समझ सके उस बात को। और उसके बाद आप देखिए जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी गड़बड़ी हुई। पहले माना नहीं, फिर बाद में उन्होंने माना। अब जो उस बिल में उन्होंने लाया है, कोई अगर इस प्रकार की गड़बड़ी भी होगी, कोई विरोध नहीं कर सकता है। ना छात्र विरोध कर सकते हैं, ना मीडिया विरोध कर सकता है। अगर कोई भी विरोध करेंगे तो उनके ऊपर एफआईआर होगा और बिना जांच पड़ताल के उसको सीधे जेल में डाल देंगे। भाई ऐसा कैसे होगा? अगर कोई गलत हो रहा है तो हम उस गलत को तो बोलेंगे ना। तो उसको अगर हटा दिया जाए, जैसे वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जो लीक करते हैं उनको जेल भी रह जाए, और आप बता रहे हैं कि अगर कोई नहीं, हम बता रहे हैं तो एक्ट में सब कुछ प्रावधानित किया हुआ है।
यहाँ तक कि अगर कोई उसके संस्था में जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन है या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है झारखंड की, जो कर्मचारी चयन आयोग है झारखंड के, इससे जुड़े हुए लोग, उनके भी अगर हित कुटुंब है, कोई दोस्त यार है जिसको लोग दुरुपयोग करते, अगर उनके बारे में भी किसी ने कोई आरोप लगाया या आवाज़ उठाया तो उनको भी सीधे जेल में डाल देंगे। तो ये जो स्थिति है, मतलब कोई परीक्षार्थी नहीं, कोई भी अगर आवाज़ उठाए, आप भी आवाज़ उठाए, हम भी आवाज़ उठाए, हमको जानकारी मिली, विरोध किए तो हमने इसका विरोध कर रहे। हम तो कह ही रहे हैं कि भाई निष्पक्ष चुनाव, हम कैसे कदाचार को हम बर्दाश्त करें। यहाँ तो कदाचार में तो सरकारी खुद एजेंसी यहाँ शामिल है। हमने कहा कि भाई अगर आप देखिए, लोक सेवा आयोग प्रत्येक साल समय पर होता है, समय पर रिजल्ट होता है, कहाँ कोई परेशानी होती है। अगर झारखंड में क्या है भाई, जब एग्ज़ाम के लिए वैकेंसी निकलती है, विज्ञापन निकलता है, और एग्ज़ाम आते आते बीच में 2-3 बार तो उसको अमेंड कर देते। पिछले जो हुआ उसको कौन सच्चा तो नहीं कह रहा है कि अच्छा ही हुआ, समझ रहे हैं। समाधान ये है कि आप प्रामाणिकता से करिए ना, ईमानदारी से। हम तो कहते हैं अगर आप कुछ नहीं कर सकते, जीपीएससी क्या बोलते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन को ही दे दीजिए कि भाई मेरा एग्जाम आप कंडक्ट कर दीजिए, अगर आपसे ये संभव नहीं हो पा रहा है, क्या दिक्कत है। हमको नहीं लगता है कि वो कोई इनकार करेंगे भाई एक राज का, हमारा थोड़ा एक आधा अफसर को लाइजनिंग में उन्हीं से वोट से ले लीजिए, भाई हमारे भी थोड़ा यहाँ देख रेख कर दीजिए। वो कहते हैं कि गुजरात, राजस्थान, गुजरात में जहाँ बीजेपी की सत्ता है वहाँ भी इस तरह का ऐप हमने कहा कि भाई कहाँ है क्या है, मैं उसके नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे समझ से नहीं होगी कि भाई कोई आवाज़ उठाए। आप तो देखे होंगे राजस्थान वगैरह में आवाज़ उठा तो कई एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, और ये तो कह रहे हैं कि हम आवाज़ उठाएंगे तो आपके ऊपर एफआईआर करेंगे, सीधे जेल में डाल देंगे। भैया ऐसा कैसे होगा। विधायक दल का नेता क्यों नहीं चुन पा रही है? विधायक नेता तो पार्टी ने चुन करके दिया ही है, क्या बोलते हैं, विधानसभा अध्यक्ष को। तो वहाँ पे जैसे ये जो विधायक दल के नेता का मैटर है, अब तो आप इधर आ गए पार्टी में। सवाल ये नहीं है ना, अब सवाल वो दल, मेरे दल को तो नहीं चलाएंगे वो, हमारे दल ने तो जब बदलना होगा तो समय बदलेंगे, हम करेंगे, ये हमारा दायित्व है। लेकिन ये विधानसभा अध्यक्ष ये नहीं कह सकते आप बना करके दिए, भाई हमने तो चुन करके दिया ही है, आपको काम है उसको। तो ये देखिए ऐसा करते करते कई साल बीत गए, कई साल महिला आयोग के अध्यक्ष का चुनाव अभी तक नहीं हुआ। उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं, उसके लिए तो सरकार नहीं, विपक्ष की तरफ से भी आवाज जोरदार नहीं आई महिला आयोग के लिए कि हाँ, जैसे मान लीजिए विधायक दल का नेता नहीं चुना गया। अब महिला आयोग छोड़ दीजिए, मैंने कहा कि जहाँ पर अपोजिशन लीडर की कोई ज़रूरत नहीं, वो सारे आयोग भी नहीं बनाए हैं उन्होंने, बहुत सारे ऐसे आयोग हैं पड़ा हुआ है, हर कमेटी में तो ज़रूरत नहीं अपोजिशन की। तो ये सब बातें तो ऐसे ही है करते रहते हैं, क्योंकि ये बातें थोड़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि कोर्ट भी उस पर इंटरेस्टेड है, या लोगों ने पीएल डाला है, कोर्ट इंटरेस्टेड तो नहीं कर सकते, पीएल लोगों ने डाला है तो इस कारण से विषय अखबारों में आ जाता है। लेकिन मेरा कहना है कई सारे बोर्ड है, कई सारे निगम है, तो सारी चीज़ों को भी इन्होंने नहीं बनाया है। और यहाँ तक हम कह रहे हैं कि दल के लीडर का हमारी पार्टी ने तो उसी समय दल के लीडर के नाम को तय करके प्रदेश अध्यक्ष ने भेज दिया, उस समय पड़ा हुआ है विधानसभा अध्यक्ष के पास। भाई आपको यह अधिकार नहीं है, अगर किसी निर्दलीय को भी वो नेता बनाएंगे तो आप कैसे उसको रोक देंगे। आज हम किसी निर्दलीय को भी, वही कांग्रेस पार्टी, वही जेएमएम निर्दलीय को बनाया था कि नहीं बनाया था मुख्यमंत्री। जब नेता बन सकते हैं सदन के, विधायक नहीं रहते वो भी बन सकते हैं। और बाबूलाल मरांडी तो विधायक है, बीजेपी पार्टी ने सर्वसम्मत से लिख करके दिया, तो उनको क्या दिक्कत। लेकिन मरांडी ही देखिए, सरकारें आती हैं चली जाती हैं, अभी तक स्थानीयता परिभाषित नहीं हुई। पिछली सरकार में रघुवर सरकार ने किया, 1985 को कटआउट बनाया, अभी 32 का ये मामला आया, भाजपा ने विरोध किया, फिर नियोजन नीति में आया कि 60 और 40 का, तो उसकी एक आंदोलन चली कि 60-40 ना चलता। तो एक बात बहुत अच्छा विधायक सरयू राय जी ने कहा था हम लोगों को प्रेस के सामने कि भाई ये ना चलते ही, वो ना चलते ही तो क्या चलता है। हम ये जानना चाहते हैं, आप एक पूर्व सीएम हैं, कोई भी सरकार आती है जाती है, हमारे यहाँ झारखंड में स्थानीयता को लेकर के हमेशा बवाल होता ही रहता है। फिर बीच बीच में हम बिहारी हैं, हम झारखंडी है तो बिहारी बाहरी है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तकनीकी तौर पे लोग समझते भी नहीं इस बात को। हम चाहते हैं कि आप एक पूर्व सीएम हैं और आपने इतना अच्छा कार्य किया कि जनता आज भी याद करती है बतौर सीएम
क्या होना चाहिए इसका समाधान, क्या क्या देखिए, इसका समाधान बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा शुरू से इसको लेकर के राजनीति कर रही है। और जो लोग राजनीति करते हैं वो कभी भी समस्या का समाधान नहीं चाहती है, वो चाहता है कि ऐसे ही मामला चलते रहे। हमने तो कहा कि भाई जब अलग राज्य बना, मामला है 3rd और 4th ग्रेड की नियुक्ति को लेकर, इसलिए चौथी से, ठीक है ना। और इस नियुक्ति को लेकर के जो बिहार के काल से जो चले आ रहा था नियमावली, तो झारखंड बनते ही हमने उसको अंगीकार कर लिया, ठीक है। उसमें से कुछ खामियां थी, तो बिहार के काल से जो था उसको हमने अक्षरशः उसको अंगीकार किया। मुझे लगता है उसमें से कहीं कोई दोष नहीं है। वो आपने उस वक्त जो इतना बवाल, तो आज भी मैं कह सकता हूँ, बिहार में भी जाएंगे तो बिहार में भी वही चल रहा है, तीसरी चौथी श्रेणी में जो आरक्षण, तो लेकिन स्थानीयता परिभाषित है ना कि किसको स्थानीय, उसमें परिभाषित है सब कुछ, तो वही तो नहीं होता है सर अभी। नहीं उसमें किया हुआ है। लेकिन चूंकि हेमंत सोरेन मानते नहीं हैं, इसलिए आपने देखा हो पहले अर्जुन मुंडा की सरकार को उन्होंने गिरा दिया और अपने मुख्यमंत्री बन बैठे। 16 महीने 18 महीना तक रहे तो कुछ किया नहीं। और उसके बाद फिर रघुवर दास जी मुख्यमंत्री बने तो उस समय हल्ला करते रहा, तो रघुवर दास जी ने 2016 में बनाया, उन्होंने 1985 को कट अपडेट किया, वो भी चल रहा था आराम से, कहीं कोई झंझट उंझट नहीं था। मेरे जितनी समझदारी है, जो हम भी चूँकि झारखंड में रहते हम भी यहाँ राजनीति करते। लेकिन जब 2019 के दिसंबर में इनकी सरकार बनी तो इन्होंने फिर उसको हटा दिया, और इसके बाद जब इनको लगा कि ईडी इनको नोटिस कर दिया, फिर लगा कि हमारी सर कुर्सी तो अब चली जाएगी, चलो एक राजनीतिक गेम खेल दो, तो राजनीतिक गेम खेल दिया। तो विधानसभा को बुला करके एक प्रस्ताव, ईडी में भी तो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता पर नहीं हो रहा है, हमेशा ही जो गैर बीजेपी सरकार है ईडी तो उन्हीं के यहाँ जाएगा ना। बिहार में लालू जी के ऊपर कब से केस है? उस समय तो कोई बीजेपी नहीं थे, 1990 के बाद ही ना उनके ऊपर, 90 में वो मुख्यमंत्री बने और हमको लगता है 1.5-2 साल मुख्यमंत्री रहे होंगे, इसके बाद त्याग पत्र देना पड़ा। उसमें कहाँ बीजेपी की सरकार थी केंद्र में? मनमोहन सिंह देश के जब प्रधानमंत्री तो उस समय कई 2G या क्या क्या कोलगेट वगैरह हुआ, उस समय कई मंत्रियों को रिजाइन देना पड़ा, जेल जाना पड़ा। तो भाई जो गड़बड़ करेंगे वही ना जेल जाएंगे, दूसरा कौन जाएगा? तो क्या मुद्दे रहेंगे सर अगली चुनाव में, विधानसभा लोकसभा दोनों में, जो भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जाएगी कि भाई ये हमारे मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर हेमंत जी सफल नहीं रहे हैं और आप हमें चुनिए, क्या कहेगी वो? देखिए, देश के पैमाने पर तो मुद्दे उस समय तय होंगे, लेकिन मैं जितना जान समझता हूँ कि एक तो विकास का मुद्दा तो रहेगा ही। वास्तव में देश में इन 9 वर्षों में जो विकास का जो काम हुआ है वो अद्भुत है। अब उसे जनता को एहसास कराने की जरूरत है। और उसके बाद फिर करप्शन है, परिवारवाद है, ये सब चीज रहेगी। और राज्य में भी यही रहेगा कम वैसे, यानी राज्य में उसको थोड़ा सा, चूंकि इन 3.5 साल में तो कुछ हुआ नहीं काम। अब राज्य के आसपास गांव में चले जाइए, शहर में तो थोड़ा बिजली मिल भी जाता है, तो आसपास की स्थिति तो बहुत ही खराब है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बिजली तक नहीं मिल रही है ठीक से, और बाकी करप्शन है, लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था मनांडी जी किसी भी कार्यकाल में हम लोगों ने नहीं देखा कि बहुत अच्छा रहा हो। इसमें भी हम चाहेंगे कि आप कुछ कहें। जब हम आपसे बात कर रहे हैं, ये मौका मिल रहा है, आपने जो 3 सालों में जो लकीर खींची, कानून व्यवस्था में क्या होना चाहिए, कोई भी सरकार हो, हेमंत सरकार हो या कोई भी सरकार हो, क्योंकि महिलाओं के साथ जो हो रहा है, अब महिलाओं के साथ खासकर संथाल परगना में इस तरह से अत्याचार की खबरें आती हैं। देखिए, कानून व्यवस्था तो मैं साफ साफ कहता हूँ कि भाई जिसका पुलिस का काम होता है अपराधियों को पकड़ना, उनको सजा दिलाना। लेकिन अगर मैं सच्चाई से कहूँगी कि आज के तारीख में हेमंत सोरेन की सरकार में पुलिस का काम, पुलिसिंग को छोड़ करके बाकी सब काम में वो लोग लगे हुए हैं। कहीं कोई ज़मीन कब्जा करवा रहे हैं, कहीं वसूली करवा रहे हैं, तो इसी काम में लगे हुए हैं पुलिस। तो जिनका जो काम है उसको उसी काम में लगानी चाहिए। अगर उसी काम में आप लगाएंगे प्रामाणिकता से तो फिर करेंगे। और उसका नाटसिल में मैं अगर कहूँ, मैं और उसको आगे बढ़ करके मैं लोगों से कहता हूँ, भाई जिस दिन सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग
अफसरों से ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लेना बंद कर दे और काम करने वाले अफसरों को जिलों में पदस्थापित करे, तो फिर जो गड़बड़ भी होगा वो भी ठीक हो जाएंगे और ठीक अफसर तो और अच्छे हो किसी की भी सरकार, किसी के भी। हाँ, और क्या, अफसर तो अगर यही सब लोग रहने वाले हैं ना। लेकिन अगर उनसे पैसे वसूलेंगे तो फिर आपको कैसे आपकी बात मानेंगे। तो आज तो सर्वत्र सुनाई देता है, सब जगह लोग बोलते हैं थाना को इतना में थानेदार थाना बिक गया है, या उनको इतना दे करके आए हैं, एसपी को इतना देना पड़ रहा है, इतना दे के आए, ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे। तो ये सब जो चर्चाएं आती है, अगर ये सारी चीज़ें सत्य इसलिए लगता है क्योंकि दिख रहा है वही काम यहाँ होती। और जिस दिन ये सारी चीज़ें बंद हो जाएगी तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई इतना हिम्मत करेगा अफसर। एक अंतिम सवाल पूछेंगे सर, जीवन की किसी भी परिस्थिति में ये धैर्य कहाँ से आप लाते हैं, ये बात करने का, किसी भी बात को जवाब देने का जो तरीका है पूरी जिम्मेदारी के साथ, चाहे निजी दुख हो या कोई राजनीतिक उतार चढ़ाव, जो हम सब जानते हैं कि 3 साल तक आपने कार्य किया, उसके बाद क्या हुई उस पर आप बात नहीं करना चाहते, लेकिन ये धैर्य कहाँ से आता है? ये राजनीतिक से परे एक सवाल है जो हम चाहते हैं गपशप में आए, कुछ आपके अंदर की बात। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई भी व्यक्ति काम अगर ईमानदारी से करता है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि आपको भी वही ऊर्जा अपने आप मिलेगी। अगर काम में कहीं अगर कुछ आपने गड़बड़ किया तो फिर आप बोल नहीं पाएंगे, फिर उसको आपको छुपाने में लगेगा अधिक दिमाग, ताकत लगेगा कि फिर आपको बनावटी कुछ करनी पड़ेगी कि हम इसका क्या उत्तर दें। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई जो आप बोलते हैं तो कम से कम जीवन में उसको, आचरण में भी उसको उतारे, तो हमें लगता है कि फिर कोई कठिनाई नहीं होगी, आप आराम से बोल सकते हैं कहीं भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बात की टीवीसी गपशप के लिए। तो ये थे बाबूलाल मरांडी जी, झारखंड के प्रथम सीएम और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष, जिन्होंने खुलकर जो है कई सारी बातें की हमारे साथ, तमाम मुद्दों पर बातचीत की, जो उठते हैं, जो ट्विटर पे वो सक्रिय रहते हैं, उन पर उन्होंने बात की और बहुत अच्छी बात कही, जिसके साथ उन्होंने अंत किया इस पूरी बातचीत का कि जो कहे वही करे। खासकर उन्होंने एक तरह से नेताओं को ये ताकीद की है कि जो आचरण में वो वही लाएं जो वो बोलते हैं, और जब वो ऐसा करते हैं तो धैर्य भी आ ही जाता है। उम्मीद है कि आपको आज का ये टीवीसी गपशप बहुत पसंद आया होगा। लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि हम ये जान सकें कि इसमें क्या कुछ खामियां हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।